हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU कैंपस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का साल 2019 का जो BHU BSc मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है वो। और मैं आपको बता दूं, ये CBT वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। साल 2019 में ऑफलाइन एग्ज़ाम पेन पेपर बेस्ड भी हुआ था, उसका ये पेपर नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और ये पेपर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले पार्ट में जो सेक्शन 1 है इसमें फिजिक्स है, सेक्शन 2 जो है उसमें केमिस्ट्री और सेक्शन 3 जिसमें है मैथमेटिक्स। और इन तीनों पार्ट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 50। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल इज़ गिवन बाई। आपको इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 4 साइन 20 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। जो नीचे कथन दिए गए इनमें से जो कौन सा कथन है वो असत्य है। तो इक्वेशन आपको एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4 साइन 20 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ये देखिए किस प्रकार की इक्वेशन है। ये एज इट इज़ जो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा टी प्लस में फाई, ये उसी टाइप का इक्वेशन है। और जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से इसके जो दोलन का आयाम होगा वो 4 आएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया है कि दोलन का आयाम जो है एम्पलीट्यूड वो 2 इकाई है। तो यही क्वेश्चन रॉन्ग है। ये जो कथन है ये असत्य है, मतलब यही तो आपसे पूछा कि कौन सा असत्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन उचित इकाई में व्यक्त नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उसके ठीक सामने इनके जो है मात्रक दिए गए हैं। तो बताइए, ये देखिए यहाँ पे एनर्जी का मात्रक दिया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जबकि होता है सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया है, तो यही जो है असत्य है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी। अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक समान त्वरण से चलता कोई कण 4 सेकंड के प्रथम 2 क्रमिक समयांतराल में 24 मीटर और 64 मीटर चलता है। कण का प्रारंभिक वेग आपसे पूछा गया है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्रमिक समांतराल दिया है, इसका यूज़ यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले अगर हम मान लीजिए उसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है, ठीक है, और उसका जो है सेकेंड वाला जो प्रारंभिक वेग है वो जो पहले वाले का है वो अंतिम वेग है। जैसे अगर पहले 4 सेकंड की बात करें, हम लोग पहले अंतराल की बात करें, तो देखिए प्रारंभिक वेग यानी अगर हम लोग 4 सेकंड के लिए अंतिम वेग की बात करें v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी का मान दिया है 4 इंटू ए। ये हम लोग मान रहे हैं कि जो एक समान एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो ए है। तो और उसके बाद हम लोग लगाएंगे जो सेकेंड फार्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको लगाएंगे। तो फर्स्ट समय अंतराल के लिए देखिए s इक्वल टू 24 दिया है, तो 24 इक्वल टू u इंटू टी यानी 4u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए इंटू टी का मान है 4, तो टी स्क्वायर हो गया 16/2 इंटू ए यानी कि 8a। अगर हम लोग दूसरे अंतराल की बात करें तो जो ये अपना भी है वहीं दूसरे अंतराल के लिए u का काम करेगा। तो 64 इक्वल टू एस बराबर यू टी दिया है 4 इंटू यू का मान ये पूरा भर देंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, क्या हो जाएगा u प्लस में 4a यू टी हो गया, ये सॉरी ये t हो गया, ये u हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8a, क्योंकि t इक्वल टू 4 है। तो देखिए हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे से इस वाले में से इसको, तो देखिए क्या मिल जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा आपको a इक्वल टू 5/2। आप लोग अपने से थोड़ा वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। a इक्वल टू 5/2 आएगा, उसको आप इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे a इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 और ये कट जाएगा इससे 20 और इसमें से माइनस हो जाएगा 24 में से। तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 4u इक्वल टू 4 और ये 4 से 4 गया एक बार में, तो u इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 देखिए किधर है, 1 है पहले नंबर में ऑप्शन में।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति लक्ष्य को भेदना चाहता है, उसे अपनी बंदूक को दागनी चाहिए। देखिए ये ग्राउंड हमने बना दिया, कुछ यहाँ पे इस तरह से पेड़ है और यहाँ पे मान लीजिए उसका लक्ष्य है, पेड़ है या फिर कुछ भी है, ऊंचाई पे लक्ष्य है, आदमी कुछ यहीं पे नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से इसने बंदूक अपना दाग रखा है, तो इसको क्या करना है, लक्ष्य को भेजना है। तो मान लीजिए अगर ये एकदम सीधे में छोड़ता है बंदूक, तो क्या होगा, ग्रेविटी उस पर असर करेगी और ये बंदूक कुछ नीचे आ जाएगी इस तरह से। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको लक्ष्य से थोड़ा ऊपर दागना चाहिए कि जो बंदूक है वो कुछ इस तरह से जाके निशाने पे लग जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हायर देन टारगेट। अगला क्वेश्चन, एक नत समतल क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। कुछ इस तरह का दिया गया है, आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, क्वेश्चन को नीचे कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे 30 अंश का यहाँ पे कोण दिया गया है और दिया कि एक ठोस गोला इस नत तल समतल पर बिना फिसले विराम से लुढ़कता है। यहाँ पे ये यहाँ से ये इस तरह से लुढ़कता है, तो इसका रेखीय त्वरण पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। इसका राइट आंसर आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5g/14। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक चिकना यल लंबाई का तल क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये कोण दिया है थीटा, ये एक चिकना तल है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा कोण पे झुका हुआ है। ए अवमंदन से नीचे उतरती लिफ्ट में रखा हुआ है, ये लिफ्ट में रखा गया है, यानी ये जो पूरा हम लोग का ये सिस्टम है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे उतरती हुई लिफ्ट में रखा गया है। किसी वस्तु का विरामावस्था से तल पर नीचे सरकने में लगा गया समय। तो इसका जो फार्मूला है आपसे पूछा गया है, ऑप्शंस पढ़िए और जवाब दीजिए। मैं आपका इसका राइट आंसर बता दूं, जब नीचे आ रहा होता है तो वो g माइनस ऑफ माइनस ए, क्योंकि वो एज माइनस ए की तरह ट्रीट होगा, तो ये आ जाएगा g+a। ये देखिए g+a वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के बीच बल होता है, बताइए क्या होता है, कौन सा बल होता है ये? जी हाँ, ये लघु विस्तार, ये शॉर्ट रेंज वाला बल होता है। किस प्रकरण में स्थितिज ऊर्जा घटती है? इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज? 4 ऑप्शन बताइए। इन चारों प्रकरण मतलब प्रोसेस में से किस प्रोसेस में जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑन राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर। पानी में हवा के बुलबुले के ऊपर उठने पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करती है। एक और क्षैतिज तल से जो अल्फा कोण पर झुका हुआ है, एक क्षैतिज दिया गया है यहाँ पे, और पूछ रहे यदि एक ठोस बेलन बिना सरके लुढ़कता है तो न्यूनतम घर्षण गुणांक वो क्या होता है इस कंडीशन में? 1/3 tan और झुकाव कोण क्या है? अल्फा। तो 1/3 tan अल्फा खोजिए, किधर दिया है? ये रहा इधर। यदि यम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का वलय, जो वलय है उसका जो जड़त्व आघूर्ण इसके तलीय स्पर्शी के परितः है, बताइए। अगर आर त्रिज्या का एक वलय दिया गया है कुछ इस तरह का, ठीक है, ये त्रिज्या यहाँ पे आर दी गई है, कैपिटल आर, और यम द्रव्यमान दिया गया है, तो इसके तलीय स्पर्शी के परितः जड़त्व आघूर्ण बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 mr²। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं, 10 हो गया, 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। एक कण यल कोणीय संवेग से एक समान वृत्तीय गति करता है, यदि कण की आवृत्ति को 2 गुना, गति ऊर्जा को आधा कर दें तो कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूले में भर के जल्दी से निकालिए इसको। जी हाँ, इसका राइट आंसर मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इसका राइट आंसर है L/4 हो जाएगा। पृथ्वी को गोलाकार मानकर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बताइए। जब जानते हैं जी का मान क्या होता है? जी हाँ, बढ़ता है।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे जी का मान बढ़ता है। यदि जी पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी के बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है और यदि कैपिटल आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर के लिए आपको बताना इनमें से कौन सा रिलेशन वो ट्रू है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए एज होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आप जवाब आप लोग फाइंड करिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी द्रव के रेखीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है? 2000 से नीचे, बिलो 2000। कांच की एक गेंद युक्त एक बर्फ का घनाकार खंड एक द्रोणिका में भरे पानी में तैर रहा है। पूरी बर्फ गलने पर पानी का स्तर द्रोणिका में क्या होगा? बताइए जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसे कुछ पॉट दिया गया है, कोई बर्तन है, इसमें यहाँ पे एक घनाकार जो है आइस का टुकड़ा है, इसके अंदर एक गोली कांच की गेंद है जिसके ऊपर जो है बर्फ़ जमी हुई है और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें पानी का लेयर यहाँ पे भी बना हुआ है, कुछ इस तरह से तैर रहा है। अभी बोल रहा है कि बर्फ़ पूरी तरह गलने पर जो पानी का स्तर है वो द्रोणिका में क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए, जल्दी से ऑप्शन बताने की कोशिश करिए, थोड़ा मैं आपको समझ दे रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम लोग जब इस क्वेश्चन को जब पढ़े होंगे तो उनका ऑप्शन का जो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होता है वो रहता है रिमेन्स अनचेंज, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका ये आंसर नहीं है। इन तीनों में से कोई ऑप्शन है तो बताइए कौन सा सही है। या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे उठेगा, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा, ये वाला भी नहीं। आपके लिए मैं बस दो ही ऑप्शन रख रहा हूँ, ऊपर जाना और नीचे, हाँ ऊपर उठना और नीचे गिरना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अगर आपने सोच के आपको बता दिया तो इसका आंसर कमेंट में कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए क्या चल रहा है अभी, जब ये बर्फ़ पिघलेगी ये वाली कांच के ऊपर की जो है, तो ये क्या होगा, ये जो कांच की बाल है वो नीचे चली जाएगी, कांच की बॉल नीचे चली जाएगी, ठीक है, पानी में। तो अभी देखिए इस सिचुएशन में क्या है और उस सिचुएशन में क्या होगा। इस सिचुएशन में ये तैर रही है, मतलब इसका जो द्रव्यमान है, बाद में क्या होगा, देखिए बाद में ये डूब जाएगी, मतलब जो इसका घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। यानी इसका जो द्रव्यमान है गेंद का वो पानी गेंद द्वारा हटाए गए पानी के द्रव्यमान से अधिक है, सिंपल सी बात है। तो अभी ये जब गेंद तैर रही है तो इसने अपने द्रव्यमान के बराबर पानी हटाया है, मतलब थोड़ा ऊपर किया लेवल को, लेकिन जब ये पानी के अंदर चली जाएगी तो वो उतना ही पानी हटा पाएगी जितना गेंद का आयतन है, जो कि उसके द्वारा मतलब अपने गेंद के आयतन के बराबर पानी जो हटाएगी उससे इसका जो द्रव्यमान है वो अधिक है। तो यानी लेयर फाइनली नीचे आएगा, क्योंकि इसने अभी जो हटाया है अपने जो बर्फ़ है वो तो अपने बराबर में मैनेज कर लेती। अगर ये गेंद नहीं होती तो इसका राइट आंसर यही होता कि ये पानी अपरिवर्तित रहेगा अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो। लेकिन गेंद वाले केस में क्या है कि जब गेंद अभी इस पहली सिचुएशन में जो अभी यहाँ पे फिगर में दिख रहा है इसमें है, इसने अपने द्रव्यमान के बराबर पानी को हटा रखा है, लेकिन जब ये बर्फ़ पिघल के जब गेंद इसमें नीचे जाएगी तो इसने अपने आयतन के बराबर पानी हटाया है, जो आयतन के बराबर जो पानी हटाया है उसका द्रव्यमान जो है इसकी गेंद से कम ही है, मतलब ये कम ही पानी हटाएगी, यानी कुछ लेयर इस तरह के यहाँ पे रहेगा उस टाइम पे जब ये नीचे आएगी, मतलब इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, यानी नीचे गिरना। मेरे को आशा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप लोग जो उत्प्लावन बल वाला कंसेप्ट है उसको आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक लंबे बेलनाकार कांच के बर्तन में पेंदी में एक आर त्रिज्या का छोटा सा वृत्ताकार छेद है। टी पृष्ठ तनाव और रो घनत्व वाले पानी से भरे बर्तन में इसे पानी अंदर न घुसने की दशा तक गहराई एच तक डुबाया जाता है, तो एच का मान। क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में ही ऊपर पढ़ सकते हैं जिसको हिंदी वाले टर्म में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर वाला जो ऑप्शन है उसको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। तो ये फार्मूला पूछा है, इसका राइट होता है
2T/r ρg, जिसका r ρ/g, तो इधर दिया गया है 2T/r ρg। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी गैस की 800 केल्विन पर वर्गमाध्य चाल, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेग, आरएमएस वेग, स्पीड जो होती है वो 200 केल्विन की n गुनी है। देखिए जो ये भी आरएमएस होता है ये टोटली डिपेंड करता है रूट में टी का, ठीक है। तो क्या फार्मूला था, रूट में 3RT/m0 ऐसा करके फार्मूला होता है ना। तो ये जो भी आरएमएस है ये किस पे डिपेंड करता है, रूट में टी पे। तो दे 800 डिग्री पे मान लेते हैं कुछ है, और वी आर एम एस 1 है, और 200 पे वी आर एम एस 2 है। तो ये रूट में क्या हो जाएगा 800/200, ये कट पीट क्या आ जाएगा 2, रूट में 4 आएगा जिसका मान होगा 2, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। 2 संबंधे 1 त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, और 4 संबंधे 1 लंबाई वाले एक ही पदार्थ के दो तारों को जो एक समान लंबाई वृद्धि के लिए F1 और F2 बलों से खींचा जाता है। तो F1/F2 का मान आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 संबंधे 1। कैसे है आपको खुद से फाइंड करना है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन जो है नहीं बताने वाला हूँ। जब एक द्रव की जो बूंद कई नन्ही बूंदों में बढ़ जाती है तो क्या होता है। जी हाँ, आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल बढ़ता है, द एरिया इंक्रीजेज। आपने इसको सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आपने उसको थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है। किसी द्विपरमाणु गैस के रुद्धोष्म परिवर्तन, रुद्धोष्म मतलब एडियाबैटिक, में P और T का संबंध यहाँ पे दिया है कि P जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है T की पावर n। तो फॉर द्विपरमाणु मतलब जी हाँ डायाटॉमिक गैस के लिए क्या होता है n की वैल्यू क्या होती है 7/2। कहाँ गया 7/2, ऑप्शन देखिए। जी हाँ, ये लास्ट में दिया गया है 7/2। किसी तारे का रंग क्या इंडिकेट करता है। दोस्तों जो तारे का रंग होता है वो उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। निम्न में से एक उष्मागतिक निकाय का कौन सा गुण एक उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहता है। बताइए, जो इनमें से कौन सा गुण है वो उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहता है। जी हाँ, एंट्रोपी जो है वो इस वाले प्रक्रम में चेंज नहीं होती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के समय बताइए क्या होता है। चारों ऑप्शन पढ़िए। अगर विद्युत चुंबकीय संचरण निर्वात में हो रहा है तो क्या होता है। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। द लिमिट ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बताइए, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लिमिट क्या है। जी हाँ, ये ऑप्शन नहीं है इसका राइट आंसर है 2 × 10⁻10 लाइट ईयर। और मैं बता दूं जो लाइट ईयर होता है इसको LY से अगर डिनोट करूं मैं, ये होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए लाइट इन अ ईयर। तो सोचिए कितनी बड़ी राशि है। एक लाइट बीम के द्वारा एक साल में चली गई दूरी, ये दूरी का मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। एक जो लाइट है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। तो आप सोच लीजिए 3 लाख इंटू, अब एक साल में कितने सेकेंड होते हैं, उतना गुना उतना किलोमीटर, इसका जो है वो दूरी है एक लाइट ईयर का। एक सीटी बजाने वाला यहाँ पे दिया 450 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि करते 33 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक स्थिर श्रोता की तरफ जा रहा है। यदि ध्वनि वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति। क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट्स के चैप्टर से आता है। फार्मूला लगाएंगे, इसका राइट आंसर आएगा 500 हर्ट्ज। एक आवेश Q आवेश है, R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक आवेश कैपिटल Q के परितः एक बार चक्कर लगाता है। जी हाँ, देखिए कुछ इस तरह का है।
सर ये वृत्त नहीं बना, ये वृत्त है। सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है और यहाँ पे एक स्मॉल कैपिटल आर त्रिज्या दी गई है और यहाँ पे स्मॉल आर है जो इसका एक चक्कर लगा के यहाँ पे आता है यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज। पूछ रहा है कि कृत कार्य यानी वर्क डन क्या है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा भी, ठीक है, Q इंटू डेल्टा भी। अब ये जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसलिए डेल्टा भी इक्वल टू 0। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कृत कार्य आ जाएगा वो हो जाएगा 0। विराम में एक पतीला 3 टुकड़ों में फटता है। क्वेश्चन का इंग्लिश वाला पार्ट भी हम लोग नीचे कर लेते हैं, जिसको प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में पढ़ ले, हम हिंदी में कंटिन्यू करते हैं। समान द्रव्यमान के 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत समान चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड से टूटते हैं। तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान प्रत्येक अन्य टुकड़ों के द्रव्यमान का 3 गुना है। विस्फोट के तुरंत बाद इसके वेग का जो है परिमाण वो क्या होगा। इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका राइट आंसर आ जाएगा, जी हाँ, 10√2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन पढ़िए। हम लोगों ने 27 कर लिया, 28 पे आ गए हैं। एक धातु की मोटी पट्टी का तलीय आवेश घनत्व यहाँ पे दिया है स्मॉल सिग्मा। तल के निकट विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, क्या होता है स्मॉल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। रहा इसका आंसर 2 नंबर। यदि स्मॉल आर मान वाले n एक जैसे प्रतिरोध से बने समांतर संयुक्त प्रतिरोध को श्रेणी संयुक्त प्रतिरोध में बदल दिया जाए तो नए प्रतिरोध का मान जो है, यानी जो श्रेणी वाले का उसका मान पुराने संयुक्त प्रतिरोध का m गुना है। तो m क्या है, देखिए ये बोल रहा है हम लोग को क्या करना है, जो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है n एक जैसे प्रतिरोध को जब हम लोग समांतर क्रम में लगाएंगे तो वैल्यू आएगी R/n। जी हाँ, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है, और बोल रहा है कि इसको फिर हम लोग श्रेणी क्रम में जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू n हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये इसका n गुना है, तो पूछ रहा है m गुना है तो इसका मान, देखिए ये इसमें हम लोग किसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर का गुणा कर देंगे, एक n से n कट जाएगा, R इंटू n आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा n स्क्वायर। फिगर देखिए, यहाँ पे एक अनंत प्रतिरोध वाली एक सीरीज दी गई है, आपको A और B के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध निकालना है। बताइए इसका कैसे आंसर लगता है इसका। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट है, तो मान लेंगे जो इसका तुल्य प्रतिरोध है वो हम लोग मान लेते हैं R है, ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, देखिए हाँ ये सेम चीज़ वहीं करेंगे जो हम लोग मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए करते हैं। जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में क्वेश्चन आता है ना, रूट में इससे चलता रहता है इनफाइनाइट के लिए, और उसका डिफ्रेंशिएशन पूछा रहता है या फिर कुछ सॉल्यूशन पूछा रहता है, सेम चीज़ है। हम लोग क्या करेंगे, अभी इतना है, सेम पैटर्न के लिए हम लोग इतने की बात करें। देखिए ये पूरा अगर R है तुल्य प्रतिरोध, तो अगर हम बस इस वाले पार्ट को अगर निकाल दें, इस वाले को बाहर निकाल दें, इसको छुपा दें, इस जो बाकी बचा है उसकी अगर बात करें, जो हमने घेर के रखा है इस वाले की, तो इसका भी तो R ही होगा प्रतिरोध, क्योंकि इनफाइनाइट है तो एक निकाल लेंगे तो फिर भी तो इनफाइनाइट बचा ही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी इसका जो सेकेंड सर्किट है वो किस तरह बन जाएगा, देखिए वो बन जाएगा, यहाँ से A हो गया, रुक जाए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा जगह मिल जाएगा यहाँ तक। और कुछ इस तरह का यहाँ पे एक बन जाएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा R, ये 1 है 1 है 1 है, यहाँ पे A है ये B है। तो अभी क्या करना है हमको, देखिए 1 और 1 और ये इन दोनों का पैरेलल में निकाल लेंगे और इन दोनों फिर पैरेलल में निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक तुल्य इसका हो जाएगा जो है वो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पे एक ही हो जाएगा। सॉरी मैं इसको फिर से बना देता हूँ। तो जब आप इसको निकाल लेंगे वैसे,
तो यहाँ पे एक उन दोनों के स्थान पे एक आ जाएगा समांतर क्रम वाला फार्मूला लगा के, और फिर ये तीनों जो है आपस में समांतर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, मतलब सीरीज में। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आर में इक्वेशन बनेगी r² - 2r - 2 = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो r की दो वैल्यू आएगी, 1 - √3 और 1 प्लस में √3। सीधा 4 लगा देंगे आप लोग। देखिए ये तो निगेटिव वैल्यू है क्योंकि √3 का मान तो 1 से ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 + √3। थोड़ा टाइम दीजिए, इसको अपने से करिए, ठीक है। 0 डिग्री ठंडी एवं θ डिग्री गर्म संधि वाले ताप युग्म का ताप विद्युत वाहक बल E जो वोल्ट में है, तापक्रम थीटा जो डिग्री सेल्सियस में है के साथ संबंध जो है यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार दिखाया गया है, बदलता है। जो ताप का ताप युग्म जो ज्वाइंट है उसका उदासीन तापमान क्या है बताइए जल्दी से। इसका आंसर मैं आपको बताया चलता हूँ, 200 डिग्री सेल्सियस। कुचालक की तुलना में धातुएं अधिक सुचालक होती हैं, रीजन बताइए। ऑप्शन पढ़िए, रीजन बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 है, जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी प्रतिरोध R से बहता आवेश Q समय T के साथ बदलता है। यहाँ पे एक जो Q है T के साथ बदल रहा है, कैसे? Q = AT - BT² से। R में उत्पन्न कुल ऊष्मा पूछा गया है, तो क्या होता है हीट वाला, बताइए जल्दी से। इस रिलेशन जब आप निकालेंगे तो आंसर आएगा A³ R/6B। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। CuSO4 घोल से 1.6 एम्पियर की धारा बहने पर 1 मिनट में कितने Cu++ आयन अवमुक्त होंगे? ई का मान यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 जब आप लोग लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 3 × 10⁻20। जी हाँ, एकदम यही आंसर आने वाला है। यहाँ पे दिया गया है फिगर में दर्शाए गए धारावाही तार के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है पहला नंबर वाला। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, यम दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दे दिया है, वृत्तीय गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल निकालिए जल्दी से। जी हाँ, इसकी चाल जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.9 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु या फिर अणु का जो स्थायी चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या है? जी हाँ, ये शून्य होता है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 तक देख चुके हैं, 38 पे आते हैं। 5 डिग्री अक्षांश वाले किसी स्थान पर नतीय कोण कितना होता है? दिया है क्वेश्चन में जो 5 डिग्री अक्षांश वाले किसी स्थान पर नतीय कोण का मान, जल्दी रिलेट करिए, फार्मूला बताइए क्या होता है। जी हाँ, ये होता है अगर एंगल ऑफ, यहाँ पे जो डिप देखिए एंगल ऑफ डिप पूछा गया है। अगर मान लें कि जो डेल्टा है वो एंगल ऑफ डिप है ये, और अपना जो लेम्डा है वो लैटिट्यूड एंगल है। जो लैटिट्यूड एंगल 5 डिग्री दिया है उसको हम लोग अगर मान लें लेम्डा है तो क्या फार्मूला होता है? tan डेल्टा = 2 इंटू क्या होता है 2 × tan लेम्डा, यही फार्मूला होता है। क्योंकि ये जो लैटिट्यूड एंगल लेम्डा है वो बहुत छोटा है और डेल्टा भी छोटा ही होगा, तो इस वजह से हम लोग tan को अप्रॉक्सीमेशन के लिए हटा देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा डेल्टा = 2 लेम्डा। देखिए अभी मिल गया हम लोग को डेल्टा = 2 लेम्डा, और हम लोग को किसकी वैल्यू दी गई है? जी हम लोग को डेल्टा निकालना है, लेम्डा की वैल्यू है 5। 2 × 5 डिग्री
आ जाएगा 10 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा 10। निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है? बताइए। जी हाँ, जो एसी डायनेमो है वो जब चलता है तो बिजली पैदा होती है। एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ में अनुनाद की अवस्था में आई और भी के बीच कालांतर। बताइए रेजोनेंस कब होता है? कुछ इस तरह से होता है एलसीआर परिपथ। देखिए, इधर रेजिस्टेंस के लिए वो होता है, इधर यल होता है और इधर सी होता है। लेकिन जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ओमेगा क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, 1/ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा यल, यही होता है ना। ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो वही होता है रेजोनेंस की कंडीशन। तो कालांतर कितना होता है? 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अवरक्त तरंग तथा परावैंगनी तरंग में न्यूनतम आवृत्ति किसकी है? बताइए। जो न्यूनतम आवृत्ति है, न्यूनतम आवृत्ति मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वो होती है रेडियो वेव की, इन चारों में से। मैक्सवेल के समीकरण निम्न के मौलिक नियम का वर्णन करते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशंस डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉ ऑफ किसके? जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। वन कैन नॉट सी थ्रो फॉग बिकॉज, कोहरे के आर पार नहीं देखा जा सकता क्योंकि? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पे है? प्रकीर्णन। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि एक कांच की छड़ को उसी अपवर्तनांक के द्रव में डुबाया जाएगा तो क्या होगा? बताइए जल्दी से। जी हाँ, ये डिसअपियर हो जाएगी कांच की छड़। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन द्वारा परोक्ष रूपेण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया। किसने किया था? ये मिल्कन एक्सपेरिमेंट द्वारा हुआ था। प्रोटॉन और अल्फा कण की de Broglie वेवलेंथ जो है बराबर हैं, इन दोनों के निम्न क्या बराबर होंगे? बताइए। जी हाँ, इसका जो अगर de Broglie वेवलेंथ अगर बराबर है तो मोमेंटम जो है दोनों का सेम होने वाला है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमर और बामर श्रेणियों के उच्चतम तरंगदैर्ध्यों की जो सीमाओं की आवृत्तियों का अनुपात कितना आता है? जी हाँ, ये 27/5 आता है। एक रडार 1 माइक्रोसेकेंड की अवधि की तरंगे 100 माइक्रोसेकेंड के अंतराल पर भेजता है। रडार का परास। इसका आंसर मैं आपको बता चल रहा हूँ, 15 किलोमीटर का आंसर आने वाला है। ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में IE दिया है 1 मिली एम्पियर, अल्फा दिया है 0.095, आधार धारा पूछ रहा है IB पूछ रहा है। जल्दी बताइए IB क्या होगा? जी हाँ, IB आएगा 0.05 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, जो बॉक्स में दिए गए चिन्ह हैं उनमें से और, नॉर और एंड के लिए कौन सा चिन्ह है? देखिए, सबसे पहले ये और हो गया, ये नॉर हो गया और ये एंड हो गया। ये कौन सा है? ये नैंड है। तो नैंड तो ऑप्शन में है नहीं, हमको क्रम से लगाना है। सबसे पहले और, ये वाला यानी 1, उसके बाद है ये वाला यानी 3, उसके बाद है 2, 1 3 2। ऑप्शन में खोजिए 1 3 2, मिल गया इधर। दोस्तों, आज ये पार्ट 1 कवर हुआ। पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। मिलते हैं आपसे उस पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।